हेलो। आप सभी का स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल पर ज्ञानी में। आज का जो टॉपिक है ये आप सभी से पूछा गया था कि इसको लेके आना है कि नहीं, तो बहुत ही स्पॉन्टेनियस टॉपिक मिला था और उतनी ही वर्किंग के साथ और तैयारी के साथ ही हम उतरे हैं। एक्चुअली ये डिसीजन मेकिंग का जो टॉपिक था वो इसीलिए चुना है क्योंकि मार्केट में टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी हम देख रहे हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, बट वो डिसीजन हम क्यों नहीं ले पाते। आज एक स्टॉक पर पुट ऑप्शन के लिए टिप आया। मैंने देखा, मतलब ठीक है, मार्केट बियरिश है, स्टॉक भी बियरिश हो सकता है, बट मैंने अपने आप को रोका। मैंने नहीं, मुझे नहीं लेना, ये बेयरिश मूव मुझे नहीं जाना। थोड़ा सा मन को बनाया, मैंने बोला मार्केट बियरिश हो रहा है, एक बार देखना बनता है। ठीक है, वो पुट खोल के देखा मैंने। रिकमेंडेड प्राइस था अराउंड 90 रुपीज़ के आसपास, और उस टाइम पर वो स्टॉक चल रहा था 95 का, मतलब जो उसका पुट था 95 96 पर ट्रेड कर रहा था, और 105 106 के आसपास का उसका टारगेट था आज का। मैंने बोला नहीं ना, 5 रुपये ऑलरेडी अपने प्राइस से खिसक चुका है, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने डिसीजन नहीं लिया, मैंने नहीं करना मुझे। ये डिसीजन गलत हुआ मेरा। वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ उसका ऑप्शन प्राइस 109,110 तक गया है, लेकिन मैंने डिसीजन क्यों नहीं लिया, मैंने उस पुट को क्यों नहीं उठाया। पहला रीज़न, क्या मैं उस व्यक्ति को जानता था? नहीं। दूसरा रीज़न, क्या जो ट्रेड दिया गया था वो मुझे ट्रेड मिल रहा था? मतलब मुझे 90 रुपीज़ में वो ट्रेड मिलना था, बट वो मुझे ट्रेड 95 रुपीज़ में मिल रहा था। तो अगर वो व्यक्ति जानकार भी होता तो उसने जो ट्रेड दी वो उसने एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाकर दी। अगर मैं वो 90 की जगह 95 पे एंट्री करता तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेंज हो जाता। तो मैं अपने आप को यहाँ सही मानूंगा क्योंकि मैं अपने सेटअप पर जा रहा हूँ। सेटअप पे भरोसा क्यों है मुझे? क्योंकि वो मेरा बनाया हुआ, खुद पर आजमाया हुआ एक सेटअप है, उस पे मैंने वर्किंग की है, मैं उसके बारे में जानता हूँ। अब जो टिप प्रोवाइड करते हैं उन, अगर वो अपनी टिप के पीछे की स्ट्रेटेजी या फिर जिस कारण से वो ट्रेड ले रहे हैं, अगर वो ट्रेड लेने का कारण बताते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और जब वो नहीं बताते हैं तो उस का कोई मतलब नहीं निकलता, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता उस ट्रेड को लेके। आप असमंजस में रहते हैं, स्टॉप लॉस तो नहीं हो जाएगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा, टारगेट क्यों नहीं आ रहा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है स्टॉक। आप बार 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 देखते रहते हैं।
इसकी जगह अगर ये मैं बोलूँ कि कल जैसे आज बीजेपी का यूपी का रिजल्ट आया है, बीजेपी ने जीता है, एग्जिट पोल में हमें जानकारी थी तो लोगों ने बाइंग मोड पे रखा। बहुत दिनों से यूट्यूब वीडियो बन रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स में मैसेज चल रहे हैं 2 दिन से, उठा लो उठा लो उठा लो, बीजेपी आ रही, बीजेपी आ रही है, भागेगा मार्केट, भागेगा मार्केट। क्या हुआ? 1 बजे के बाद बहुत तेज मार्केट को शॉर्ट किया एफआईज ने। इतनी क्वांटिटी तो एफआईज ही रखती है और वही बियरिश है। खैर, टॉपिक का सिलेक्शन को तो मैंने बता दिया कि मेरे साथ कुछ आज हुआ, तो हमने ये टॉपिक चुना कि डिसीजन मेकिंग गैम्बलिंग है। जैसे अगर वो 95 में लेना और ना लेना उस ट्रेड का, वो गैम्बल होता, बट एक सेटअप है आपका, आपने उसको बनाया है, आपको वो फॉलो करना है। जैसे ही मैंने आप सभी को मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे कि इस वीडियो को लेकर आना है कि नहीं आज, तो एक मेंबर का मेरे पास रिप्लाई आया कि नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो पोजिशनल ट्रेड कैसे करते हैं और BTST वगैरह जो ट्रेडिंग लेते हैं या इंट्राडे लेते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो वीडियो चाहिए मुझे बस। तो मेरा उनसे एक ही सवाल था कि अगर मैं आपको पोजिशनल ट्रेड लेना बता दूं तो क्या आप उस चीज़ का डिसीजन ले पाएंगे? मैं तो बता दूंगा कैसे लेना है, या इसको इस तरीके से समझते हैं, मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि स्विमिंग कैसे करते हैं। एक हाथ पहले निकालना है, फिर दूसरा हाथ निकालना है, वहीं आपको पैर साइमल्टेनियसली चलाते रहना। आपने स्विमिंग करना सीख लिया, सांस को रोकना है, समय समय पर आपको मुंह बाहर निकालना है पानी के सांस लेने के लिए, फिर से मुंह में भर लेना है। इस तरीके से सिखाने पर भी हो सकता है कि आप सीख लें, थोड़ा बहुत आपको चलाना तैरना आ जाए, बट क्या आप एक बहती नदी पे कर सकते हैं? क्या आप समुद्र में उस तरह की तैराकी कर सकते हैं? क्या ठहरे हुए गहरे पानी में कर सकते हैं? क्या एक लंबा लैप ले सकते हैं? जिस तरीके से तैराकी करने के लिए अलग अलग परिस्थितियां कंडीशन होती हैं, वैसे ही जब आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो किस तरीके का डिसीजन कब लेना है, वो समझ आपके पास कैसे आएगी अगर आप इस चीज को समझेंगे नहीं कि डिसीजन लेने के पीछे का बेस क्या है। उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि डिसीजन लेने के पीछे जो प्रोसेस चल रही है आपके दिमाग में, वो किस तरीके से इफेक्ट करती है। अभी एक इसको रियल लाइफ एग्जांपल से वापस हम जोड़ते हैं। समझिए कि आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय हैं और आपका एक्सपीरियंस उस फर्म में अराउंड 8 to 10 years हो चुका है। क्योंकि एक ही कंपनी में रह रहे हैं तो आपका सैलरी पैकेज तो उतना बढ़ेगा नहीं, बट हाँ आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बढ़ गया है। अब आपको कंपनी स्विच करना है, क्योंकि आप 8 से 10 साल यहाँ पर रह चुके हैं तो अब आप एक मैनेजरियल पोजीशन की तरफ देख रहे हैं और ऐसी कंपनी सोच रहे हैं जो मैनेजर के जो रोल है उसका जो एरिया है वो वाइड है, बहुत सारे मैनेजर रोल्स हैं वहां पर। आप इसके उलट ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मुझे ये स्किल सेट के हिसाब से वो नौकरी ना मिले और कोई और कंपनी मुझे ऑफर दे, और ऑफर ऐसा हो जो मेरी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। मेरा मतलब प्राइस हाइक से है। 2 तरह की कंपनी हो सकती है।
आप ऐसा सोच तो रहे कि आपके पास वो स्किल सेट है कि आप मैनेजर रोल पर जा सकते हैं, बट आप अपना नीड भी देख रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल नीड्स। आपको एक ऐसी कंपनी भी ऑफर कर सकती है कि जिसमें आपकी फाइनेंशियल नीड्स फुलफिल हो रही हैं, बट लेकिन उसका फाइनेंशियल टर्नओवर कम है। अब फाइनेंशियल टर्नओवर कम है लेकिन आपको फाइनेंशियल नीड्स पूरी करा के दे रहा है। एक जगह आप मैनेजर पोजीशन पर जा सकते हैं जहां पर आपको ठीक ठाक हाइक मिल रहा है, बट पोजीशन अच्छी है और कंपनी का टर्नओवर बहुत अच्छा है, और आपके पास वर्किंग करने के लिए वाइड एरिया भी है, स्कोप ऑफ वर्क बहुत अच्छा है आपके पास। इस सिंपल सी सिचुएशन जो आमतौर पे हर किसी के जीवन में आ चुकी है या आने वाली है, इस क्वेश्चन का आंसर या डिसीजन लेने पे, क्योंकि मैं करूँगा तो अप्लाई करूँगा, तो अप्लाई करने के लिए पहले मैं ये सोच रहा हूँ किस तरह की कंपनी में मुझे अप्लाई करना है। वो जहाँ पे मेरी फाइनेंशियल नीड पूरी हो रही है, या वो जहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस वर्थफुल हो सकता है, वैल्यू हो सकता है। तो आप अगर स्टॉक मार्केट की भाषा में बात करें तो आप वैल्यूएशन को प्रेफर करेंगे कि ट्रेड जो आपको हाइक मिल रहा है या रिटर्न अच्छा मिल रहा है उसको प्रेफर करेंगे। अब इतनी सी बात के लिए हम पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज ये सब देख रहे हैं, जबकि रिजल्ट जो है वो अनसर्टेन है, क्योंकि ये सब आपके अभी दिमाग में चल रहा है। ना आपने कहीं अप्लाई किया है, ना आपके आपके पास कोई मेल पर ऑफर आया हुआ है किसी कंपनी का, या कोई रेफरेंस मिल रहा है, ये अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो आपने अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी से रिज़ाइन भी नहीं किया है, आप उनको नोटिस पीरियड सर्व भी नहीं कर रहे हैं, आप अभी उनके एम्प्लॉई हैं, और आप सोच रहे हैं ये सब, और ये सब चीज़ें आपके बैक माइंड में चल रही हैं। जब लाइफ के इस कॉमन डिसीजन को लेने के लिए, क्योंकि कॉमन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति जब प्राइवेट सैलरी पर प्राइवेट नौकरी करता है, प्राइवेट एम्प्लॉयड होता है, तो वो 4 से 5, 5 से 6 कंपनियां तो स्विच करता ही करता है मिनिमम। ये मिनिमम बोल रहा हूँ। तो जब वो स्विच करता है तो अमूमन ये डिसीजन उनके दिमाग में आता ही है कि उनको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कितना अनसर्टेन है, लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी कितनी ऊपर है, क्योंकि मैंने तो अभी अपनी कंपनी से रिज़ाइन भी नहीं किया है, और मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में ज्वाइन होने के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बीच में तो कितने सारे फेसेस हैं। इसी तरीके से शेयर मार्केट में भी जो आप डिसीजन लेते हैं वो कितने अनसर्टेन होते हैं, या ये कहूँ कि कितने अनसर्टेनिटी के माहौल में आप ट्रेड के लिए डिसीजन लेते हो। अभी तो बहुत आसान है लोग। हाँ, कौन सा स्टॉक? हाँ, ये रिलायंस ले बाय। अभी तो जितने लोग वीडियो देख रहे हैं या जितने लोग मेरे ग्रुप में जुड़े हैं, उनको मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का फर्क नहीं पता। बुरा लगेगा बट फैक्ट है। मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर में क्या फ़र्क है उनको ये नहीं पता, ये क्यों होते हैं उनको ये नहीं पता। एसएल का भी एक ऑर्डर होता है, एसएलएम का ऑर्डर होता है। तो शेयर मार्केट में हम जब कोई डिसीजन ले रहे हैं तो कितना अनसर्टेन माहौल है वहाँ पर, किसी भी मूवमेंट पर कोई भी चीज़ पॉसिबल है। और ये हफ्ता तो हमारे सामने 1 से 2 हफ्ते हो गए, 24 फरवरी के बाद से तकरीबन तकरीबन मैं अगर देखूँ तो 14 दिन तो हो ही गए।
कितना अनसर्टेन है माहौल। सडनली रशिया यूक्रेन पे वॉर करता है, यहाँ का मार्केट पूरा गिर जाता है, क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं, सोने का भाव आसमान छू रहा है, और इस बीच 24 तारीख से लेके 6 तारीख तक सोने का भाव बढ़ रहा है, क्रूड ऑयल का भाव बढ़ रहा है, तब कोई सोना नहीं खरीदना चाह रहा। सोना तब कब खरीद रहे हैं लोग, जब हाहाकार मच गया, अरे सोने का भाव इतना आ गया है, अगला टारगेट इतना होगा। मुझसे लोगों ने पूछा सर गोल्ड लेना सही होगा क्या? मैंने बोला पागल हो क्या? जब 45, 46, 50 के आसपास चल रहा था तब तुमने गोल्ड लिया नहीं, अब तुम गोल्ड लेने की बात कर रहे हो जब रेट ऑलरेडी 55 पर है। आप फिर वही गलती कर रहे हैं जो आप शेयर मार्केट में करते हैं कि हाई पर बाय कर रहे हैं। हाई पर सेलिंग होती है भाई साहब, बाइंग नहीं होती। सेल ऑन राइज का मार्केट होता है बेयरिश मार्केट, बुलिश मार्केट होता है कि बाय इन द डिप। फोमो में नहीं आना है, मार्केट की कंडीशन को समझकर उसको देखकर डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेने के पीछे कुछ बेस तो होना चाहिए। वो बेस किस तरीके का होगा? अभी ये समझिए कि प्रोसेस जो होती है बैक इन द माइंड, वो 3 तरीके की रहती है जो हमारे रियल लाइफ एग्जांपल से बिल्कुल मैच करती है। उसके पहले सिर्फ एक पॉइंट टच करना चाहता हूँ कि जो बेस होता है मार्क डिसीजन मेकिंग का, उसके पीछे आपको एक बेस तैयार होता है। जो बेस जो होता है वो डेटा कलेक्शन के बाद होता है। जिस व्यक्ति ने मुझसे सोने की बात करी कि सर गोल्ड लेना है कि नहीं लेना, उसने 55,000 के रेंज पर क्यों बोला मेरे से? क्योंकि उसने डेटा कलेक्ट किया कि अभी प्रीवियस 8-10 दिन से सोने का भाव इतना हो गया। उसने कारण पता किया मार्केट में, बोले रशिया ने यूक्रेन पे युद्ध छेड़ दिया है। मैंने पूछा वो पूछेगा उससे इसके बढ़ने के और चांसेस हैं क्या? सुनी सुनाई बात है, वो सामने वाला भी जवाब देगा हाँ। अगर यूएस अगर मार्केट में कूद गया वॉर में तो फिर तो वो और आसमान छुएगा। अभी तो इसके भाव मेरे पास 57 तक आ गए। इसलिए तो लोग फंसते हैं, लोग इसीलिए फंसते हैं। डेटा कलेक्ट किया, लेकिन डेटा कौन सा कलेक्ट किया? सही किया कि गलत किया? डेटा कलेक्ट करने के बाद उसकी प्रोसेस को भी देखना है ना हमें। 3 तरह की प्रोसेस होती है जो टेक्निकल एनालिसिस के फर्स्ट अजम्पशन से कुछ कुछ मेल खाती हुई मुझे दिख रही हैं। ये कहीं का कोट नहीं है, कहीं पढ़ा नहीं है, बट ये मुझे मैच करते हुए दिखाई दे रही है। जिस प्रोसेस के बारे में बता रहा हूँ ये बहुत अच्छी बुक में मुझे मिला था, लेकिन उसको अगर जब मैं टेक्निकल एनालिसिस के फर्स्ट अजम्पशन से जोड़ता हूँ तो मुझे बहुत कुछ चीज़ें उसमें सिमिलैरिटी मिलती हैं कि वो अजम्पशन क्यों बना। वो फर्स्ट अजम्पशन जो है वो ये है कि हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। इसको यहाँ आपको लिख के बताता हूँ मैं। इस लाइन का एक सीधा सा मतलब है कि जो पास्ट में हुआ ये फ्यूचर में भी हो सकता है। हिस्ट्री जो हुई है वो अपने आप को रिपीट कर सकती है, करती भी है, बट उसका ये मतलब नहीं है
कि मार्केट अगर 2020 में 12,000 से 7,000 तक गिरा था तो उतना ही डिफरेंस, 5,000 पॉइंट का डिफरेंस 18,000 से 13,000 तक गिरेगा, ये नहीं होता। कुछ चीजें मेल खा रही हैं, कुछ नहीं, तो हम इसको समझेंगे। पहले हम प्रोसेस को समझ लेते हैं। ये तो हो गया जो एजम्पशन था टेक्निकल एनालिसिस का, फर्स्ट एजम्पशन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है ये। जो पहली अब प्रोसेस होती है वो होती है डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस। मे बी बहुत से लोगों ने सुना हो, बहुत से लोगों ने नहीं। मैं तो पहली बार सुना था जब मैंने बुक में पढ़ा था। अभी ये प्रोसेस कैसे है? अभी ये मानिए कि आप और आपका एक दोस्त फील्ड पर बॉल से खेल रहे हैं। आपके दोस्त ने आपकी तरफ बॉल फेंकी, आपके बैक इन द माइंड में इंस्टेंट कैलकुलेशन हो जाता है। आप अपनी ही आंखों से उस बॉल को देख रहे हैं, उसकी स्पीड समझ रहे हैं, उस स्पीड के हिसाब से आपके पैर आगे पीछे चलने लगते हैं उस लोकेशन में पहुंचने के लिए। आपके हाथ वहां आने लगते हैं पोजीशन में कैच करने के लिए, और आप बॉल को कैच कर लेते हो। नहीं भी कर पाते हो, अगर आप उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं भी हो, तो भी आप ये जज कर पाते हो कि बॉल मेरे आसपास के किस एरिया में फॉल करेगी और कितनी स्पीड से आ रही होगी। कभी कभी हम कैच कर भी पाते, नहीं भी कर पाते, हम आसपास के एरिया में पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक मैथमेटिकली अप्रोच है। इसमें सारी चीजें नियत है, निश्चित है, डेफिनेट है। स्पीड का पैराबोलिक कर्व बनाकर आप उसको जज कर पाते हो। जो लोग शेलिंग वगैरह होती है टैंक से, उसमें भी सेम चीज़ होती है। उन लोग भी डिस्टेंस मेजर करते हैं, एंगल मेजर करते हैं, किस फोर्स से वो फायर करने वाले हैं, शेल कहाँ किस एरिया में गिरेगा। अगर उस बंकर को नहीं भी डिस्ट्रॉय कर पाया तो उसके आसपास के एरिया में ही गिरेगा। ये होती है डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस, जिसमें आपके पास पूरी पूरी जानकारी होती है। आप समझिए कि आपके पास दो दो शेल हैं जो आपको फायर करने हैं टैंक से। आपने एक शेल फायर किया, आपका शेल बंकर से 2 मीटर पीछे गिरा, तो आपके पास एक आउटकम है जिसमें आपके पास कुछ डेटा है जिसके हिसाब से आपने फायर किया था, तो आपका 2 मीटर पीछे गिरा है बंकर के। अब आप वो 2 मीटर को एडजस्ट करेंगे अपने डेटा में, और डेटा से फायर वापस उसको फीड करेंगे टैंक में और फायर करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट पर आपको वो निशाना मिलेगा। तो ये हुआ मैथमेटिकल अप्रोच विद डेटा कलेक्शन। इससे मिलेगा आपको डेफिनेट आउटकम, और ये आउटकम प्रीवियस आउटकम से भी रिलेट करता है। तो क्या हमारा मार्केट इस प्रोसेस पे चलता है? क्या मैं आज ये कह सकता हूँ कि आज 50 पॉइंट की कैंडल बनी है तो कल 60 की बनेगी, उसके बाद 70 की बनेगी, उसके बाद 80 पॉइंट की बनेगी? नहीं कह सकता। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आज एक कैंडल बन रही है उसके प्रीवियस कैंडल से ये चीजें मेल खाती हुई दिख रही हैं? नहीं कह सकता। कल तक डाउन ट्रेंड था, आज पॉजिटिव, आज भी डाउन ट्रेंड रहेगा। क्यों? क्योंकि पिछला डाउन ट्रेंड है। ये पॉसिबल शेयर मार्केट में नहीं है। शेयर मार्केट की बात कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम आपके जो रियल लाइफ इवेंट होते हैं उसमें डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस बहुत ही रेयर चांस पे होती है। एक्सीडेंट जो होते हैं वो भी नहीं होते हैं डिटर्मिनिस्टिक, सारी चीजें नहीं होती। सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होती है रैंडम प्रोसेस। आप लोगों ने लूडो खेला ही होगा, उसमें डाइज होती हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5।
मैं जितनी बार डाइस फेंकूंगा उतनी बार उसकी प्रोबेबिलिटी बाकी सारे 6 के 6 नंबर से कि 6 के 6 नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर आएगा। बट क्या उसके पहले का प्रीवियस नंबर जो है वो आएगा? प्रीवियस नंबर पॉसिबल नहीं है कि उससे रिलेट कर रहा हो। प्रीवियस आउटकम जो था उससे रिलेशन नए आउटकम का कहीं से भी नहीं होता। रैंडम, इट इज टोटली रैंडम। कुछ भी होगा, प्रीवियस से कोई रिलेशन नहीं है उसका, कोई उसकी मैथमेटिकल अप्रोच नहीं है। वहीं हम थर्ड प्रोसेस देखें, वो होती है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल प्रोसेस जितना मैं समझ पाया वो इन दोनों का एक मिक्स प्रॉपर्टी है। उसमें कुछ डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस का भी हिस्सा है, उसमें कुछ रैंडम प्रोसेस का भी हिस्सा है। तभी तो ये अजम्पशन था, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। अगर ये डिटर्मिनिस्टिक होता तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये होना था। रैंडम होता तो ये पॉइंट ही नहीं होता, हिस्ट्री में रिपीट इटसेल्फ होता शायद। बट फ्रैक्टल प्रोसेस में डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस और रैंडम प्रोसेस का एक मिक्सचर होता है, कॉम्बिनेशन है वो। अब आप सोचिए, आपने क्या रियल लाइफ में कभी इस बारे में सोचा कि आपके बैक इन माइंड में ये सारी प्रोसेस ऑलरेडी फीडेड है? मैं तो ये यकीन से कह सकता हूँ बहुत सारे लोगों ने इन तीनों चीज़ों के बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, ना पढ़ा होगा। जब आपको आपके दिमाग में चलने वाली प्रोसेस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप डिसीजन किस बेस पर लेते हो? ये इनबिल्ट है आपके अंदर। बट इशू क्या आ रहा है, आप जो ट्रेड कर रहे हो या जो आप वर्किंग कर रहे हो उसका बेस है आपका ये डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस और रैंडम प्रोसेस। उसमें आपका फ्रैक्टल नहीं आ रहा। आप सोचते हो बैंक निफ्टी का कॉल ले लिया यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये दिखा बताता हूँ मैं, कुछ भी देखा तो उन्होंने उनको देखना है उसका लो और उसका हाई। मैं भी गलती किया हूँ, मैं अलग से कुछ अवतरित नहीं हुआ था, मैं भी पैदा हुआ हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं और ये गलतियाँ मैंने भी की हैं और लोगों को करते हुए अभी भी देखता हूँ। स्टॉक का वो लो देखेंगे और हाई देखेंगे, स्टॉक का लो हाई देखने के बाद अगर वैल्यू उनके लो के पास है तो अपने आप को इतना लकी मानते हैं कि वो खरीद लेते हैं यहाँ से। वो यहाँ खरीद लेंगे इसे, बोलेंगे यार इसका हाई इतना बना है आज, मैंने यहाँ खरीद लिया इसको, ये लो के पास था। अरे तो और लो बन सकता है ना? नहीं, आप डिटर्मिनिस्टिक प्रोसेस में जा रहे हो। आपने सोच लिया है वहां गया था वहां जाएगा और 3:30 बजे तक चला जाएगा, आप इंटरडे ले रहे हो। आपने सोच लिया है वो वहां जा रहा है। वहीं रैंडम प्रोसेस, आप किसी भी न्यूज़ के इफेक्ट को किसी भी स्टॉक के साथ जोड़कर देखते हो। न्यूज़ किस तरीके की चल रही है, आप एक्ट कैसे कर रहे हो, वो आप सोच ही नहीं रहे हो कि वहां पर हो क्या रहा है। रैंडम ट्रेड ले रहे हैं अपन। आज रिलायंस का लेने का मन है, हमने रिलायंस उठा के बाय कर लिया, हमने रिलायंस उठा के शॉर्ट कर दिया। अभी फ्री हुए शेयर मार्केट, अच्छा हाँ चलो काइट खोलें जरा, खोल के देखा, अच्छा अच्छा कहाँ चल रहा मार्केट? 150 प्लस है। अरे कल भी तो 250 प्लस था ना, अब नहीं जाएगा ऊपर, अब इसको बेच देता हूँ। गजब तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ।
अरे आपको कैसे पता कि वो अब नीचे नहीं जाएगा ऊपर? ये तो रैंडम थॉट हो गया बिल्कुल ही, कोई बेस नहीं है, प्रीवियस से कोई लिंक नहीं लिया अपन ने, आएगा भी नहीं लिंक। क्यों? किस रीजन से उस मार्केट में वो मूवमेंट हो रहा है, हम इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। जो ट्रेंड होते हैं ना, जस्ट अ मिनट, जो ट्रेंड होते हैं ना वो फ्रैक्टल प्रोसेस पे काम करते हैं। किस तरीके से काम करते हैं? फ्रैक्टल प्रोसेस क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम। ये अपने ही आप में डिटर्मिनिस्टिक भी है और रैंडम भी है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्नोफ्लैक का। अभी ये देखिए कि ये एक ट्रेंड जा रहा है, समझ लीजिए एक ट्रेंड है। इस ट्रेंड में अचानक से आपको जो दूसरा ट्रेंड मिलेगा वो हो सकता है इस तरीके से मिल जाए, फिर आपको एक ट्रेंड इस तरीके से मिल जाए इसमें, फिर इसका फर्दर एक हर ट्रेंड में एक सेमी ट्रेंड मिल जाए आपको। इस तरीके से फ्रैक्टल प्रोसेस में काम होता है। तो जो आप ट्रेंड देखते हो, ट्रेंड भी इसी तरीके से वर्क करता है। हम फ्रैक्टल प्रोसेस के बारे में आगे समझेंगे, क्योंकि उसका एक अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा। वो पूरा का पूरा ट्रेंड से रिलेटेड है। जो ट्रेंड हमारी बनती है, अप मूव डाउन मूव, अप मूव डाउन मूव, वो डिटर्मिनिस्टिक भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक रेंज कितनी है, किसी चीज के बढ़ने की रेंज कितनी है हम ये समझते हैं। ये कुछ हमें हिस्ट्री से भी मिलता है। जो RSI है और आपका MACD है, बॉलिंजर है, ये वो रेंज दिखाते हैं कि इसका इतना रेंज है, इसके बाद ये हल्का सा करेक्शन लेगा। तो करेक्शन, अभी देखिए इस चीज को समझिए, हालांकि ये इसका पार्ट नहीं है फिर भी समझते हैं। स्टॉक यहां से बढ़ रहा है, इतना आगे आया, समझ लीजिए हल्का सा करेक्ट होगा, सॉरी करेक्शन गलत आया है, इस तरह का करेक्शन नहीं होता। स्टॉक बढ़ा, करेक्शन आया, अगेन बढ़ा, फिर करेक्शन आया, अगेन बढ़ा, फिर करेक्शन आया। अभी इसमें आप देखो जो इसके जो हाइज हैं वो सेम होते हैं, ऑलमोस्ट, मतलब सेम बोल रहा हूँ, वो एक पॉइंट ऑफ लाइन पर होते हैं, और उसके जो लोज हैं वो भी। बहुत सारे स्टॉक्स में आप देखोगे, मैं खुद चार्ट बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, आप लोग ने ये चीज़ देखी होगी, चैनल पैटर्न, ट्रेंड में चलना। तो ट्रेंड जो ये बन रहे हैं ना, ये फ्रैक्टल प्रोसेस का हिस्सा है। आप ट्री को देखो, ट्री में क्या वो उसमें कुछ निश्चित है क्या? एक ट्री है, एक पेड़ है, उसमें ब्रांच निकली तो ब्रांच निकलेगी, फिर फर्दर उसमें से 2 ब्रांच निकली, फिर उसमें फर्दर ब्रांच निकली, उसमें भी ब्रांच निकलेंगी, उसमें फिर पत्तियां आएंगी। तो ये ट्रेंड ही है, बट ये रैंडम है। डिटर्मिनिस्टिक है कि उस एक ब्रांच में से दूसरी ब्रांच का निकलना ये तय है, बट वो रैंडम है कि कितनी बड़ी निकलेंगी, कहाँ निकलेंगी, कितनी निकलेंगी। ठीक है, तो फ्रैक्टल प्रोसेस को हम पूरा समझेंगे, क्योंकि उसी से इलियट वेव थ्योरी है। जो इलियट वेव थ्योरी है उसी पर बेस्ड है। फिबोनाची भी हम वहीं से समझेंगे, फिबोनाची का पूरा एनालिसिस वहीं से आएगा। उसी के वर्ड्स जो अपने फिबोनाची के रेशियोज हैं वो भी फ्रैक्टल में प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। अगर मैं, आप देखिए, अगर मैं इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ तो आप ये मान के चलिए इस चीज़ का इम्पोर्टेंस
बहुत हाई है। एक बार में मैं भी नहीं समझ पाया था इसे। मैंने उस बुक को, उस टॉपिक को 3 से 4 बार समझा, उसके बाद ही मुझे फ्रैक्टल प्रोसेस समझने लायक समझा। बट उसको एक्सप्लेन कर पाना एक ही लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, वो भी स्पॉन्टेनियस लेक्चर हो गया, ये टॉपिक हो गया, आज ही सुबह डिसाइड किया और आज ही हम इस बारे में बात कर रहे हैं। तो हम डिसीजन मेकिंग में थे, वहीं स्टिक करते हैं अभी। ना ही हमारा मार्केट डिटरमिनिस्टिक है, ना ही हमारा मार्केट रैंडम है। हम रियल लाइफ में इनसे भी डील करते हैं, जो मैंने आपको बॉल का एग्जांपल दिया, हम इससे भी डील करते हैं। बट हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहाँ बैठाते हैं? बहुत ही कम जगह, रेयर। हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन कभी नहीं जमाते। अगर आपको कहीं समझ में आता है कि इसका कॉम्बिनेशन आपने शेयर मार्केट के अलावा कहीं लगाया हो, शेयर मार्केट में भी लगाया, तो प्लीज़ बताइए, मैं जानना चाहूँगा। अगर इसके अलावा भी कहीं आप सोचते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन का वर्किंग हमने कहीं किया, हमारी थॉट प्रोसेस वैसी रही है, तो कुछ प्लीज़ मुझे बताइएगा। एक अच्छा एग्जाम्पल होगा मुझे आगे समझाने के लिए। तो ये दोनों प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं, बट इसके कॉम्बिनेशन को उतना यूज़ नहीं करते। उसका कॉम्बिनेशन है फ्रैक्टल। फ्रैक्टल प्रोसेस को हम यूज़ नहीं करते और हम ये कहते हैं कि शेयर मार्केट इज़ अ गैम्बलिंग। हम ये नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर कि इसकी पूरी प्रोसेस है ट्रेड करने के लिए। हम ट्रेंड को समझना चाह रहे हैं और ट्रेंड को समझने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस का नॉलेज हमारे पास नहीं है। हो सकता है कि थोड़ा बड़ा बहुत हमारे बैक इन द माइंड में चीज़ें चल रही हो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल ही जानकारी नहीं, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी मैंने जो आपको समझाया है वो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आया। बिल्कुल आया होगा, क्योंकि डेली लाइफ के रियल एग्जांपल से वो चीज़ आपको मैंने रूबरू करवाई है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपके दिमाग में क्लिक नहीं किया कि मैं किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आप अगर स्नोफ्लेक देखेंगे, देखना क्या है मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए, अभी ये फ्रैक्टल प्रोसेस को समझिए। फ्रैक्टल प्रोसेस का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है जो रियल लाइफ में आप देखते हो, स्नोफ्लेक। एक पॉइंट से आपकी 6 लाइन निकली, हर लाइन पर आप देख रहे हो ब्रांच है। फर्दर किसी ब्रांच पे भी आपको छोटी थोड़ी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको ब्रांचेस दिख रही हैं। इसका एक वीडियो है यूट्यूब पर, अगर आप वो देखेंगे, स्नोफ्लेक का मीनिंग समझेंगे, कंसेप्ट समझेंगे, तो उसमें दिखाएगा बनते हुए वो। तो वो है एक्चुअल फ्रैक्टल प्रोसेस। रैंडम है लेकिन डिटर्मिनिस्टिक है कि निकलना ही है। ब्रांचेस निकलेंगे बट रैंडमली निकलेंगी। तो हम ये समझ रहे हैं कि शेयर मार्केट जो है वो गैम्बलिंग है, बट नहीं, बिल्कुल नहीं। हर चीज का एक रीजन है उसके पीछे। शेयर मार्केट में सेलर को महत्ता दी जाती है, क्यों? क्योंकि सेलर आपको मार्केट में शेयर बेचने आता है। बट हम नालायक ये समझते हैं कि बायर्स हैं हम, हमने खरीद लिया है शेयर। अरे आपको बेचा गया है। आज आपने, मैं लिख के देता हूँ, कल और आज बहुत से लोगों ने मार्केट में खरीदारी की होगी। आपने तब खरीदारी नहीं की होगी जब हमारे लेवल्स जो थे 16,150, 16,250, 16,400, इन सपोर्ट पे खरीदारी नहीं की होगी। आपने जब ये रेजिस्टेंस होंगे, जब यहाँ पहुंच रही होगी निफ्टी, तब आपने खरीदारी की होगी। मैंने आज सेल ऑन राइज किया, आपको ये बताया भी था सेल ऑन राइज कीजिएगा।
जहां मैं फंसा हुआ था मैंने अपने स्टॉक वहां पे निकाल दिए। फंसा इसलिए था कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतने गिर जाएंगे। मैंने फर्दर एवरेज करके उनको वहां जाके बेच दिया। मार्केट क्यों गिरा आज 1:30 बजे? रीजन है, फेडरेशन की मीटिंग है, 7 बजे डिस्कशन होना था उसका। कोई स्टेटमेंट आउट होगा अभी मार्केट में, वो यूएस में स्टेटमेंट आउट करेगा। यहाँ मार्केट में ऊपर नीचे हो जाएंगे चीजें। लोग कह रहे थे पंजाब में बीजेपी नहीं आई है इसलिए मार्केट गिर गया। भाई पंजाब में बीजेपी का तो कोई चांस ही नहीं था। तो इन सब चीजों को लिंक सही करना है, गलत नहीं करना। गैम्बलिंग मार्केट में तब होगी जब आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लोगे। मार्केट में गैम्बलिंग तब होगी जब आप ट्रेंड के अपोजिट जाओगे। ट्रेंड अपवर्ड है, आप उसको बोल दो कि पुट लेना है, तो गलती किसकी है? आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 1/100 की प्रोबेबिलिटी पे आप प्ले कर रहे हो। तो वो गलत है ना। आप मार्केट में गलत काम करते हो और आप फिर मार्केट को बोलते हो गैम्बलिंग है। मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, इट्स अ इज बेस्ड ऑन प्योर कैलकुलेशंस along with the randomness। रैंडमनेस क्यों है? क्योंकि अगर मैंने परसों मार्केट का बिहेवियर देख के क्रूड ऑयल को शॉर्ट कर दिया होता और मार्केट जिस हिसाब से नीचे गिरा था और क्रूड ऑयल कितना तेज उठा था ऊपर, मेरी शॉर्ट की हुई पोजीशन की तो सत्यानाश हो जाती। फिर फर्दर ये देखकर कि नहीं इतना उठ गया है मैं लॉन्ग कर दूं क्रूड को, और अगले दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति बोल देते हैं कि भाई हमें नाटो से मेंबरशिप नहीं चाहिए, रहने दो, और मार्केट ने रिकवरी उठा ली। ये क्या मैंने लॉन्ग किया था, क्रूड गिर गया नीचे। गैमलिंग है ये, रैंडमनेस है ये, क्योंकि हुआ तो कुछ भी ना, चीज़ें सेम तो नहीं रही ना। ओवर द नाइट आपके ऑप्शन प्रीमियम की वैल्यू घट जाती है। ओवर द नाइट कोई भी चीज़ अगर यूएस में कुछ हो जाए तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखता है। तो आपने अपने मार्केट में करके जो चीज़ छोड़ी वो अगले दिन वैसे ही मिल जाए, उसके चांसेस तो रैंडम ही है ना। प्रोबेबिलिटी है क्या वहाँ पर? दोनों 50-50 है, या तो होगी या तो नहीं होगी। जैसे ऑप्शन के केस में भी हमारे पास 3 ऑप्शन थे, या तो मार्क उस लैंड की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या सेम रह जाएगी। तो 3 के चांसेस थे ना। तो क्या आपको पता था कितने चांसेस हैं? नहीं। आप इक्वली डिवाइड कर दो कि हाँ 33 33 33, 3 में से एक होगा। 3 फिक्स है ये पता है, और 3 में से एक होगा ये पता है, बट अनसर्टेन तो आप तब भी थे। उसी अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ऑप्शन हुआ, ऑप्शन गेम में आया। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो फैक्टर प्रोसेस के हिसाब से चलती है, और इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है बट मुश्किल नहीं है। क्योंकि ये आप अगर समझ लोगे ना तो आपका ट्रेंड पर विश्वास होगा। जो आप ये ट्रेंड देखते हो ना, जिसके लिए मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये ट्रेंड गया, फिर ये तो आप यहाँ बेचोगे नहीं, यू विल होल्ड। क्योंकि आपको मालूम है कि इतने परसेंटेज तक रिट्रेस होता है। मैं बाबा वर्ड यूज करता हूँ, रिट्रेस या पुल अप या पुश बैक। तो आप यहाँ पैनिक में नहीं बेचोगे, ये सपोर्ट का वेट करोगे, और यहाँ पे रिवर्सल आएगा तो आप यहाँ पे अगेन बाय कर सकते हो।
फ्रैक्टल है तो ये तो कंफर्म नहीं है कि किस टाइम पर आके आएगा ये, बट क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक भी है तो मुझे पता है इतना रिट्रेसमेंट तो पॉसिबल है। अब वो कितने लेवल तक पॉसिबल है उसके लेवल्स अलग अलग हैं। तो आपको अगर बाय का डिसीजन लेना है तो आपको पता होना चाहिए बेस क्या है उसका, मैं क्यों बाय लूं, क्या रीज़न है इसके बाय लेने का, यहाँ पर मैं यहाँ क्यों बाय लेता हूँ, मैं यहाँ क्यों बाय लेता हूँ, मैं यहाँ क्यों सेल करता हूँ जब मार्केट को ऊपर जाना होता है। हम सब बोलते हैं ना कि मैंने स्टॉक खरीदा, चलो यहीं समझते हैं इसको जरा। चलो ये अच्छा साफ हो गया, जल्दी यहीं समझते हैं इसको। क्या बात कर रहे थे हम कि मेरे खरीदने के बाद ये स्टॉक क्यों गिरता है और मेरे बेचने के बाद ही क्यों स्टॉक चढ़ जाता है। तो आप अगर बेचोगे यहाँ, खरीदोगे यहाँ पर और बेचोगे यहाँ पे तो नुकसान तो होगा ना आपको। आपको यही तो नहीं पता ना भाई कि कितने लेवल तक वो ऊपर जा सकता है। अगर वो डिटर्मिनिस्टिक भी है और रैंडम भी है तो दोनों का कॉम्बिनेशन बैठाना है ना, कितने लेवल तक जा सकता है, कहीं ये हाई तो नहीं है इसका। और कोई भी चीज़ इस तरीके से रॉकेट नहीं बन सकती। रुचि सोया, आलोक इंडस्ट्री और भी जो स्टॉक्स है जो अपर सर्किट में चलते रहते हैं, लोअर सर्किट में चलते रहते हैं, भाई उन पे हाथ मत डाला करो अगर आपको ये फ्रैक्टल नहीं पता। और आप फ्रैक्टल अगर समझने लगे तो मैं लिख के देता हूँ, आप अपर सर्किट के स्टॉक और लोअर सर्किट के स्टॉक को ट्रेड करना सीख जाओगे और आप बहुत ही फायदेमंद पोजीशन पे निकलना चालू कर दोगे। आप लोअर सर्किट पे खरीदना चालू कर दोगे, अपर सर्किट के पहले ही आप बेच दो, अपर सर्किट खत्म होने के पहले ही आप स्टॉक को बेच के निकल जाओगे। वो ट्रेड में कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। समझोगे कैसे आप उस चीज़ को, जब आप फ्रैक्टल प्रोसेस को समझोगे। तो फ्रैक्टल प्रोसेस क्या है, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडमनेस का कॉम्बिनेशन। तो हमें क्या गलती नहीं करनी है, हमें ये गलती नहीं करनी है दोस्तों कि डिसीजन मेकिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है, आर्ट है, आर्ट। इसको समझिए, आगे और चर्चा करेंगे इस पर, और अच्छे से वीडियो बना के लाऊंगा, उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। कोई वीडियो का सजेशन हो जो आपको चाहिए हो, डिस्कशन करना हो, समझना हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, थैंक यू।